method of preparations of the alcohols as well as the classification of the alcohol. Yes or no, beta? And the sum of the IUPAC नेमिंग भी उसमें हमने किया था. अब हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. And today we'll wind up the as much as possible alcohol and phenol फिर next class के लिए, because मैंने 3 classes रखी थी alcohol के लिए. नेक्स्ट क्लास में आपका ईथर्स होगा एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास वुड बी द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर. इज इट क्लियर बेटा? यस मैम. चलिए, बाकी आपको रिस्पॉन्स देते चलना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था. इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से. जहां जहां पे मुझे लगेगा मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है या कोई क्वेश्चन रिक्वायर्ड है वो मैं साथ साथ आपको पूछती रहूंगी, बिकॉज ये जरूरी है. बिकॉज अगर मैकेनिज्म नहीं आएगा, कुछ रिएक्शंस में जो रीजनिंग क्वेश्चन बनता है वो इंटरमीडिएट से, या रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन इंटरमीडिएट से बनता है. तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर phenols. So that means we have to prepare the phenols. The phenols are the aromatic alcohols. So the first method is from the haloarenes. From the haloarenes. This is how we can prepare from the phenol from the haloarene. Haloarene तो समझते हो ना सभी लोग? तो क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं, क्लोरोबेंजीन हो गया ये. दिस इज अ क्लोरोबेंजीन. बेटा जो भी रिएक्शन मैं क्लोरोबेंजीन के साथ करती हूँ ना, आप सेम रिएक्शन ब्रोमो के साथ ले सकते हो. तो क्लोरोबेंजीन को अगर हम रिएक्ट करेंगे किसी बेस के साथ, NaOH के साथ 623 केल्विन में और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तब आपके पास सबसे पहला, देखो ये क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन, कि इस प्रोसेस का प्रोडक्ट क्या होता है. इस प्रोसेस का प्रोडक्ट, मैं इसका नेमिंग भी बताती हूँ क्या है. कभी भी फिनॉल नहीं होता, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड. तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है. और सोडियम फिनॉक्साइड की जब आप एसिडिफिकेशन करते हो ना, जब इसको एसिडिफिकेशन किया तब आपके पास जो प्रोडक्ट बना, इट इज समथिंग लाइक Cl. Cl and Na will go out and this is a phenol. तो phenol आपका एसिडिफिकेशन के बाद बनता है, बट इसका मेन प्रोडक्ट है सोडियम फिनॉक्साइड होता है. क्या कोई स्टूडेंट इस प्रोसेस का नाम बता सकता है? डाउस प्रोसेस. वेरी गुड, डाउस प्रोसेस. गुड काव्या. अच्छा चलो, इस प्रोसेस का मुझे आपको मैकेनिज्म बताना है. क्यों बताना है? क्योंकि मुझे इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछने हैं. तो पहले मैं क्वेश्चन पूछ देती हूँ, मुझे आइडिया हो जाएगा आपको पता है या नहीं पता है. ओके, हु कैन टेल मी इन द क्लास व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर दिस रिएक्शन? मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर दिस रिएक्शन? फॉर द रिएक्शन, एनीबडी? जब इस प्रोसेस को करते हैं ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते इस पे, बिकॉज काफी काम करना है आज. Cl को जब हम लेते हैं तो इस क्वेश्चन में याद रखना कि इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले तो आपके पास 2 moles ऑफ NaOH यूज होता है. तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में आप लोगे. तो जब 2 मॉलिक्यूल्स NaOH के होते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली इसमें से वाटर लूज हो जाएगा और ONA का जनरेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाटर गया, योर H2O, ONA नेगेटिव एंड Na प्लस, ये बन गया. वैसे तो ये कभी किसी बुक में लिखा नहीं होता, मैंने आपका फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लिख दिया कि ये जनरेट हो जाएगा, बाकी तो वाटर निकल गया. अच्छा, सबसे पहला काम किसी भी मैकेनिज्म में क्या करना होता है? वैसे तो ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ क्लास में, फिर भी मैं हर बार रिपीट करती हूँ, बिकॉज जब आपको मैकेनिज्म लिखना है ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है. सबसे पहला काम क्या होता है रिएक्शन में? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढना. यानी कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि रिएक्शन में कहाँ से कहाँ अटैक होगा, और वो तब आप कर पाओगे जब आपको ये पता लगेगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, कहाँ पे है, और इलेक्ट्रोफाइल कौन है. तो इस रिएक्शन में बच्चा जी ONA नेगेटिव. अच्छा मुझे बताओ, ONA नेगेटिव इस रिएक्शन में क्या एक्ट करेगा इस प्रोसेस में? ये तो बहुत आसान सवाल है. अगर सबसे पहला काम न्यूक्लियोफाइल
फाइल और इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढना है तो ONA क्या एक्ट करेगा? हाँ बोलो बेटा। न्यूक्लियोफाइल। हाँ ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। कितने बच्चों को इसका नाम भी पता है ONA का? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड तो अगर इसके ऊपर लगा तो हुआ ना। अच्छा NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयन, समझ जाओगे ना? ठीक है, सोडियम ऑक्साइड ही हुआ ये, बट सोडियम ऑक्साइड न्यूट्रल में होता है जो आपका वो Na2O होता है। चलो न्यूक्लियोफाइल तो ढूंढ लिया, अब इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन बताएगा रिएक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल तो आपको कभी दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो बच्चों को ये भी लग रहा होगा देखने में कि मैडम यहाँ पे भी डॉट्स है, यहाँ पे भी डॉट है, दो न्यूक्लियोफाइल हो गए, पर दो न्यूक्लियोफाइल तो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आप सबसे पहले इसका इफेक्ट चेक करो क्या होता है। क्लोरीन का इफेक्ट होता है -1, डोमिनेटिंग की बात कर रही हूँ। तो -1 अगर इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन से, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होता है, सबको पता है। तो ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन खींचेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या हो जाता है यहाँ पे? एसिडिक हाइड्रोजन। उसके पीछे रीजन है -I इफेक्ट ऑफ द Cl। तो जब ONA नेगेटिव तुम्हारा जाता है वो H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो जब H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो क्या आ जाएगा बाहर, मुझे बताओ? whenever ONA नेगेटिव H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा वापस से बेस बन जाएगा ना, NaOH। ठीक है। अब अच्छा, मैं वैसे ये 2 स्टेप में लिख रही हूँ, पर ये 2 स्टेप में होता नहीं है, एक ही स्टेप में हो जाता है, पर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस की तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, दिस इज Cl। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि H+ गया है, वो 2 अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ जाएगा। आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये इस रिएक्शन में स्टेप दिखाया नहीं जाता, पर क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना है इसलिए मैंने बना दिया। तो अगले स्टेप में जाएगा ये Cl नेगेटिव। ठीक है। तो जब Cl नेगेटिव बाहर चला गया आपका, तो यहाँ पे आ जाता है आपका इंटरमीडिएट, एंड यू विल बी हैप्पी टू लर्न इसमें जो इंटरमीडिएट है वो है बेंजाइन। क्या इंटरमीडिएट है? बेंजाइन। अब अगर आप चाहो तो इसको Na+ और OH नेगेटिव लिख सकते हो और NaCl भी लॉस करवा सकते हो। वो तो काफी सारे आयंस होते हैं, अल्टीमेटली आपको मिलता जाएगा। जो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट आता है ना, वो लिखना होता है एंड में, मतलब NaCl को जोड़ा हुआ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है तो NaCl लिख देंगे। अब इतना सा स्टेप सब बच्चों को समझ आया नहीं आया बताओ? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ बेटा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH यूज होते हैं इस रिएक्शन में जब भी डाउस प्रोसेस किया जाता है। तो आपके पास सबसे पहले ये ऑक्साइड जनरेट होता है, हाइपो बोलेंगे इसको। तो उससे क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल होगा। अब इसको चाहिए एसिड, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन बच्चा जी जब जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और क्लोरीन एक गुड लिविंग ग्रुप होता है वो बाहर निकल जाएगा। तो पहला स्टेप है इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, दैट इज अ बेंजाइन। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि डाउस प्रोसेस में क्या है इंटरमीडिएट, तो कार्बोकेटाइन को टिक मत कराना, क्योंकि सारे चैप्टर में कार्बोकेटाइन ही इंटरमीडिएट रहा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट है बेंजाइन। इज इट क्लियर बेटा? अरे हाँ जी, यस। नहीं हाँ, ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, इसे इसी को ऑर्गेनिक पढ़ना कहते हैं। रट्टे तो सारे भी मार लेते हैं रिएक्शन के। अब आ गया ये। अब उसके बाद देखो क्या होगा। तुम्हारे पास NaOH तुमने पहले बना लिया था, है ना, बनाया था ना पिछले स्टेप में। देखो ये NaOH दोबारा से बना लिया था, या Na+ ये भी पड़ा है। तो जो भी आप फ्री फंड में यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेंजाइन है। अब क्या होगा कि ये बेंजाइन के इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। मान लो कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे दोबारा से किसका अटैक होगा? ONA नेगेटिव का। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। आप किसी भी साइड पे शिफ्ट कर लेना, यहाँ पे तो कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं लगा हुआ। तो बेटा जब ये होगा तो बेंजीन एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव के साथ लग गया ONA और यहाँ पे क्या लग गया? नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव लग गया। अब आप मुझे बताओ कि O के साथ नाइट सोडियम जो है उसका तो साइज मैचिंग नहीं होता, ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। तो एक्चुअली में इस नेगेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए ना, पहले तो इंट्रा
सोडियम का यहाँ पे शिफ्ट होता है। मतलब ये मैं आपको एक दो दो स्टेप करके बता रही हूँ, नहीं तो वो एक ही स्टेप में आंसर लिख देते हैं। तो O नेगेटिव और ये यहाँ पे इसकी न्यूट्रलिटी कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है। साइज बहुत ज्यादा मैच नहीं करता है, बहुत ज्यादा ये कैन से सिमिलैरिटी नहीं है, साइज में एक बहुत बड़ा एक छोटा है, तो इसलिए ये यहाँ पे आ जाता है। बाकी आपके पास वाटर भी था रिएक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पिछले स्टेप में हमने ये लिया है ना, यहाँ पे NaOH था, तो हमने इसको तो दोबारा से यूज कर लिया NaO नेगेटिव को, तो HCl बचेगा, यानी कि एसिडिक कंडीशंस आर देयर। तो एसिडिक कंडीशंस हैं, तो एसिडिक कंडीशंस में क्या हो जाएगा आपका, अब बन जाएगा लास्ट प्रोडक्ट। वैसे तो इसका वही नाम था यहाँ पे, यू कैन से, जैसे आपने यहाँ पे लगा भी दिया अगर सोडियम तो स्टेबल, तो ये यहाँ पे भी नहीं है। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते थे, बेटर है कि ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, इस स्टेप की जगह सीधा ही प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो इसको भी हाइड्रोजन चाहिए। आप ऐसे कर दिखा देना इसको कि HCl कंडीशंस थी, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो ONA था और यहाँ पे H लग गया, बस ये प्रोडक्ट दिखा देना पहले, ये प्रोडक्ट बन गया तुम्हारा सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये है अल्टीमेट प्रोडक्ट। अब ये HCl कहाँ से आया, ये HCl आप पिछले स्टेप से दिखा देना कि NaO यूज हो गया, तो H यहाँ से बचा था, Cl यहाँ से बचा, तो HCl हमने यूज कर लिया, ठीक है ना। और बाकी इसकी अगर फर्दर तुम एसिडिफिकेशन कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। करेक्ट और नॉट, समझ में आ गया, बताओ। तुम्हें रिएक्शन का मैकेनिज्म याद हो, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि नहीं भी याद होता तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट रिएक्शन में अगर कोई रीजनिंग पूछता है, जैसे मैंने तुम्हारे सामने ये मैकेनिज्म रख दिया है ना, तो मैं तुमसे 3-4 सवाल पूछूंगी, अगर तुम्हें वो 3-4 सालों के सवालों के जवाब आते हैं तो दैट मींस इट्स ओके। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर डाउस प्रोसेस, क्या आंसर दोगे बताओ। अरे व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर द डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस का प्रोडक्ट क्या है, अभी तो करवाया तुम्हें मैकेनिज्म। Nobody knows the product in the reaction, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है क्या प्रोडक्ट है। सोडियम, हाँ सोडियम फिनॉक्साइड, भाई क्या हो गया, तो इसका आंसर फिनॉल मत लिखाना पेपर में। व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन, बेंजाइन, बेंजाइन इज द इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन। ओके, एसिडिफिकेशन के बाद लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, फिनॉल, फिनॉल बनता है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है आपका, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन स्पीशीज एक्ट करती है इसमें, ONA, है ना। और इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे कुछ पूछता है या इससे रिलेटेड कुछ पूछता है तो आपको इनके आंसर आने चाहिए। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस मैकेनिज्म। बाकी स्टेप बाय स्टेप किसी को नहीं भी आता तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको कौन सा थ्योरेटिकल पेपर लिखना है, तो सेकेंड मेथड है फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, भूलना नहीं है बेटा, अभी तो पढ़ रहे हो तुम। ये बहुत आसान मेथड है, इसमें हम कुछ ज्यादा करेंगे भी नहीं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड सब बच्चे जानते हैं कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, SO3H लगा होगा, तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पर पहले मैं इसको भी बनवा देती हूँ, चलो जिनको ये इसके बारे में ज्ञान नहीं है वो ऐसे लो कि बेंजीन को ओलियम से ट्रीट कर लेते हैं। ओलियम एक्चुअली में डाई सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, तो आप ओलियम भी लिख सकते हो। अगर आपको ओलियम पेपर में नहीं याद रहा आप सल्फ्यूरिक एसिड लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सल्फेट ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, नॉट सल्फेट बेटे, सल्फोनिक बोलते हैं SO3H को। ये बन गया तुम्हारा बेंजीन सल्फोनिक फोनिक एसिड। अब तीसरी बात, आपको याद होगा जब मैंने तुम्हें हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करवाया था H2SO4 का वाटर की प्रेजेंस में, तो मैंने H+ और OSO3H लगाया था। एक पे आ गया तुम्हारा H और एक पे आ गया तुम्हारा OSO3H, ठीक है। और बाद में मैंने कहा था ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो पानी का एडिशन दोबारा करोगे, एक्वस कंडीशंस होती हैं, तो यानी कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा रीजनरेट हो जाएगा और OH लग जाएगा। ऐसी कहानी करी थी ना हमने, बताओ।
यहाँ पे भी बिल्कुल वही कहानी है, ये ग्रुप बहुत बड़ा होता है। तो अगर ये ग्रुप इतना बड़ा होता है तो हम क्या करें फिर, हम इसमें दोबारा अगर कोई बेस का प्रेजेंट या कोई भी एक्वस चीज डाल देते हैं या एसिड डाल देते हैं, तो उस कंडीशन में ये दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड का रीजनरेशन हो जाता है इस स्टेप में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है। तो पहले स्टेप में ये सोडियम सॉल्ट बनता है, तो इसके लिए NaOH डालेंगे। तो मैं एक ही स्टेप में करूंगी दोनों, सोडियम सॉल्ट बनेगा तो SO3 Na हो जाएगा, सबको पता है। फिर दूसरे स्टेप में एसिडिक कंडीशंस डालेंगे। एसिडिक कंडीशन पानी इसमें है ही है, H2O बाहर निकला था। ठीक है, तो आपके पास दोबारा से क्या बन जाएगा, इसके ऊपर फिनॉल बन जाएगा। तो ये सबसे आसान रिएक्शन है सल्फोनिक एसिड की, सिर्फ पहले बेस के साथ सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देना है, फिर उसके बाद इसको H+ से कर देना। तो ये है आपका सेकेंड मेथड। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. एक बात और पूछ लेते हैं, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन? अगर मैकेनिज्म पढ़ोगे तो ये किस टाइप का रिएक्शन है बेंजीन का? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो तुमने देख लिया कैसा रिएक्शन था। पिछले वाला रिएक्शन दैट इज द सी, अल्टीमेटली देखो तो क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव जा रहा है और उसकी जगह पे ONa नेगेटिव आ रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, हाँ या ना? अरे यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, ये SN क्यों है? आप अल्टीमेटली रिएक्शन देखो ना, Cl नेगेटिव गया और OH नेगेटिव आया, तो ये किसकी एग्जांपल हो गई? SN की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कार्बोकेटाइन नहीं बना तो 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कोई ऐसा है कि कोई न्यूक्लियोफाइल एक जा रहा है दूसरा आ रहा है? नहीं। तो ये बेंजीन की जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है, बेंजीन कौन से रिएक्शन देता है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, पता है ना, बेंजीन पेरेंट न्यूक्लियस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें काम कौन करता है? इसमें SO3H ये वाले ग्रुप का अटैचमेंट हुआ है। चलो, एनी हाउ, थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम द डाइजोनियम साल्ट। ये तो सबको आता होगा, आता है कि नहीं आता है? Yes, ma'am. यस और नो? क्या होता है जी डाइजोनियम सॉल्ट में? व्हाट इज द फार्मूला फॉर द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट? C6H5 and 2Cl-. हाँ, कभी सैंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन हमने पढ़े थे? Yes. पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सबसे पहले क्या लिया जाता है बेटे इसमें? Benzene. बेंजीन तो नहीं लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं एनिलीन। अगर आपको याद है तो एनिलीन में किसकी रिएक्शन करते हैं हम? NaNO2 डाल, सोडियम नाइट्रेट HCl डालते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है यहाँ पे, क्या डालते हैं? Ice cold temperature हाँ condition. जी, आइस कोल्ड कंडीशंस। पहले मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिख देती हूँ, उसके बाद काम करेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या बनता है? N2Cl। उसको वाटर के साथ वार्म करोगे जब तुम लोग, तो बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, और ये वाला रिएक्शन ना सैंडमेयर की कैटेगरी में आता है ना गटरमैन की कैटेगरी में आता है। जो आपका क्लोरोब्रोमो बनाना होता है वो आते हैं उसकी कैटेगरी में, ये और आइडो वाला अलग से आते हैं। चलो, अब इसका भी देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किस तरह के रिएक्शन की एग्जांपल है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे है, पहले तो इससे काम करते हैं कि ये क्या होगा। देखो, हमारे पास NaNO2 है और HCl है, तो इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि NaCl बनेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब NaCl बनेगा तो साथ में क्या रह जाएगा? HNO2। यस और नो? HNO2 को बोलते हैं बेटा नाइट्रस एसिड। दिस इज कॉल्ड एज अ नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला लिखो, कैसे होगा ये H। देखो बच्चा, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिला दो तो एक OH ग्रुप लगा दो, एक H और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा दो, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, इस वाले ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2। तो ये बन गया आपके पास नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला। सबको समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा? अब नाइट्रस एसिड के फॉर्मूले में क्या किया जाए? देखो, कोई एक मॉलिक्यूल थोड़ा ना होता है HCl का। ठीक है ना, HCl के तो कितने सारे मोल्स होते हैं।
सबसे पहले क्या होगा कि ये H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब H प्लस कहाँ से आया, आपका HCl से आया, लिख लो फ्रॉम एसिड। कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है कि ऊपर से ही यहाँ पे यूज हो गया तो और नहीं कर सकते, एसिडिक कंडीशंस आप आराम से कर सकते हो। आप बाकी लगाओ GOC। GOC में क्या सीखा है तुमने कि H प्लस कहाँ पे जाएगा, H प्लस जाएगा आपके इस वाले ऑक्सीजन के पास। इस वाले ऑक्सीजन के पास क्यों नहीं जाएगा बेटा, इतना तो पता होना चाहिए आपको। दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास मैंने H को क्यों नहीं लगाया, देखो दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि वाटर गुड लिविंग ग्रुप है, दूसरा है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नाइट्रोजन भी। तो sp2 हाइब्रिडाइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, इसलिए हमेशा इफ देयर इज अ मैटर ऑफ अ चॉइस हमेशा sp3 की डोनरेबिलिटी ज्यादा होती है sp से। अब यहाँ से क्या होगा, वाटर लूज होगा। आप इस चीज को नोट कर रहे हो, वाटर लूज होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन तो रह गया, तो नाइट्रोजन पे तो ये रह गया, तो माइनस ऑफ वाटर लिख देते हैं हम। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट देख लो, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन है इसका इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मैंने बोला ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये हो गया तुम्हारे पास जनरेशन ऑफ द नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो। मैं फिर से बता देती हूँ एक बार, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैकेनिज्म में, बिकॉज मैं फिर भी यही बात बोलूंगी, रिएक्शन आपको आना चाहिए, मैकेनिज्म सिर्फ रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है या रिएक्टिविटी वगैरह को सॉल्व करने के लिए होता है। तो पहले आपको एनिलीन लेना था, और ये कंडीशन से आपने फिनोल तो चलो बना लिया एनी हाउ। अब NaNO2 और HCl से NaCl सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रस एसिड हो जाएगा। जब हमने नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला लिखा तो N डबल बॉन्ड और OH एक साइड पे, H प्लस एसिड से गया तो वाटर का लॉस हो गया यहाँ पे, तो N और ऑक्सीजन यानी कि नाइट्रोनियम आयन फॉर्म हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना है बेंजीन रिंग पे, बेंजीन नहीं हमारे पास है एनिलीन, ये है हमारा एनिलीन, इस पे हमारे पास आएगा नाइट्रोनियम आयन 1 2 3 4, तो ये प्लस हो गया और ये आ गया नेगेटिव। अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होगी, इसके पास प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल होगी। तो ये सबसे पहले तो ये इससे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल एरो की डायरेक्शन रखेंगे हम हमेशा। उसके बाद हम इसको थोड़ा ओपन अप करके लिख लेते हैं। देखो इस नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी क्या था, इस नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन एटम थे। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन मत सोचना, अगर कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो इसका ये कभी भी मतलब नहीं होता कि वो अपने लॉन पेयर देगी जो पड़े हैं, क्यों, इसके घर में तो पहले ही भाई चोरी हो चुकी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसको अभी ये लॉन पेयर कभी भी नहीं देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, ये 2 एज इट इज रह जाएंगे। अब आप इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट पूरा हो गया। अब इस वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बताओ ये स्टेप सब बच्चों को समझ में आया, यस और नो बेटा? अरे समझ में, अच्छा अच्छा समझ में आया तो बताओ ना। अब देखो जब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है तो सबसे पहले कौन हटता है, हाइड्रोजन जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस में सबसे पहले H प्लस बाहर चला जाएगा। H प्लस बाहर चला जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन रीजनरेट हो जाएंगे। चलो मैं इतनी सी स्पेस पे लिख देता हूँ। तो बेंजीन एज इट इज, नाइट्रोजन के पास ये वाले हाइड्रोजन SaN डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइट्रोजन का तो न्यूट्रल हो गया सिस्टम। न्यूट्रल है भी है तब भी आपके, चलो मैं दोबारा से इस स्ट्रक्चर को लिख देती हूँ क्योंकि ऊपर नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये नाइट्रोजन है जिसपे एक हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद ये एक लोन पेयर है, फिर उसके बाद ये नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन है, ऐसे ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे होता है तुम्हारा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है यहाँ से सीखो। 1 3 प्रोटॉन शिफ्ट होता है, 1 3 प्रोटॉन शिफ्ट, इसको मैं PQR करके कर देती हूँ। एक P है, इसके साथ H लगा हुआ है, एक Q है और एक डबल बॉन्ड करके R है। तो ये ऐसा कुछ होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे और इसको ये पकड़ लेगा, यानी इसका रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा, P और Q में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जस्ट अ मिनट,
P और Q में डबल बॉन्ड आ जाएगा और R के साथ H लग जाएगा, तो इस तरह का सिस्टम आ जाता है, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे चले जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, H ले लेगा, तो ये जो इसको ऐसे लिखेंगे टॉटोमेरिज्म है। जब इसका टॉटोमेरिज्म होगा तो स्ट्रक्चर देखो क्या निकल के आएगी, स्ट्रक्चर ऐसे निकल के आएगी कि एक नाइट्रोजन आपके पास पहले था, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमने नहीं छेड़ा है, हाइड्रोजन वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना गए, ये वाला डबल बॉन्ड वहां पे बना के सिंगल बॉन्ड बना गया और ऐसे आ गया, तो ये स्ट्रक्चर बन गई। तो दिस इज आ टॉटोमेरिज्म, है ना, टॉटोमेरिज्म हमने कर लिया। चलो जी, अब फिर OH बन गया, तो जब तक OH है तब तक वाटर का लॉस पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वो OH इस H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो जब ये OH इस H प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो आपके पास आ जाएगा दिस डबल बॉन्ड N एंड OH2 एंड प्लस, ये मैं सीधा ही लिख देती हूँ। अब OH2 एंड प्लस हो गया, फिर से वाटर का लॉस होगा, तो वाटर का लॉस हो गया तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बन गया, आपके पास स्ट्रक्चर बन गया जी N दिस एंड दिस एंड नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं यहाँ पे, तो प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन के प्लस चार्ज को करने के लिए घर से ही इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं वो मैक्सिमम ये वाली है, N के साथ 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये तो न्यूट्रल हो गया पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसको तुम लिखते हो N2 प्लस। बाकी आप देख लो इसको क्या लिख सकते हो, इसको N2 प्लस लिख सकते हो ना बेंजीन के ऊपर, ठीक है बेटे। अब इसमें है क्या, प्लस है, अब इसमें Cl नेगेटिव तो ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है, तो जब Cl नेगेटिव आप देखोगे तो वो उसके साथ क्या बना देगा, प्रॉपर BDC बना देगा, क्योंकि हमने H प्लस यूज किया ना, तो Cl नेगेटिव तो छोड़ दिया। डरना नहीं है इस मैकेनिज्म को देख के, डर के कुछ नहीं होगा, तो ये बन गया तुम्हारा BDC। और BDC के बाद तो कुछ भी नहीं है, इसको हटाना है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एंट्रोपी बढ़ाती है, सिस्टम की बाहर चली जाएगी, HCl बाहर चला जाएगा, उस पे OH आ जाएगा, वाटर लगाएंगे तो बाकी तो आयनिक रिएक्शंस और कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात या नहीं? यस मैम। अच्छा, अब आपको मैकेनिज्म लर्न होता है नहीं होता, इट्स ओके। अच्छा, सबसे पहले किस टाइप का रिएक्शन है ये, क्वेश्चंस के आंसर देते चलो, तभी तो मुझे पता लगेगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस क्वेश्चन? NO। NO प्लस बोलना है, NO नहीं। एक ही बच्चे को पढ़ा रही हूँ मैं क्या? नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम आयन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या एक्ट करता है, टॉटोमेरिज्म होता है, क्योंकि ये वाला अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है ये। और इसमें और क्या पूछा जा सकता है, बाकी तो देखो आसान ही है चीजें, कुछ इसमें रिएक्शन का वो है, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा रिएक्शन आए, BDC का फॉर्मेशन हो जाए, तो आप कुछ ऐसा करना आगे। मान लो तुम्हें अल्टीमेटली क्या मिल गया रिएक्शन, ऐसा, Cl लगाओ ना लगाओ इट्स ओके, ये आ गया। अब नाइट्रोजन हमेशा अनस्टेबल होता है प्लस में, तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, पर ऐसे करोगे तो बेंजीन कैटायन बन जाएगा, इसलिए पानी का OH नेगेटिव यहाँ पे रिएक्ट कर देता है और फटाफट से ये फिनोल बना देते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट बन जाता है आपके पास, ये वाटर से आया। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। समझ में आ गया सभी को भाई? तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन। इसके क्वेश्चन है मेरे पास, बट आई जस्ट वांट कि इसको एंड में ही किया जाए क्वेश्चन को। चलो, अब फोर्थ मेथड है प्रेपरेशन का, फ्रॉम द क्यूमीन्स। इसको थोड़ा ही बताऊंगी क्योंकि ये हो गया तुम्हारा C, बहुत से बच्चे इसको E समझ लेते हैं। क्यूमीन्स, जिसको क्यूमीन नाम याद है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसका कॉमन नेम है, ये भी वैसे कॉमन ही है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है जी। आइसोप्रोपाइल बेंजीन से ये बनते हैं फिनॉल। कैसे बनाएंगे, पहले तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन लो तुम, CH3 CH, तुम्हें पता ना 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट करोगे तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। यस और नो बच्चा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, क्यूमीन। देखो वैसे तो इसका मैकेनिज्म बहुत लंबा चौड़ा है, पर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। अब जब इसको ऑक्सीजन से एडिशन करेंगे ना, तो पहले तो इसमें इंसर्शन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन बीच में ऐड हो जाता है, मुझे ऐसे कहना चाहिए था, CH3 ऐसे ही है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक है, CH क्या है उसके बाद H, ठीक है, मतलब C और H के बीच में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ठीक है।
अब यहां से मैं आपको बता देती हूँ जो जिससे क्वेश्चन आता है, ये बन जाती है पर ऑक्साइड लिंकेज। क्या बन जाती है बेटे? दिस इज अ पर ऑक्साइड लिंकेज। और पर ऑक्साइड लिंकेज यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में लिंकेज, ये होती है वीक लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने करना है होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन करोगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। सही है नहीं? ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन Yes, बच, ma'am. अब जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे ना, फिर तुम याद करोगे माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कराया था ना तुम्हें, कराया था तुम्हारी क्लास में, बताया था मैंने माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है। अगर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं तो हापुड़ याद रखा करो। HAPHUR है वैसे, होता तो PUR है, पर तुम्हें याद दिलाने के लिए मैंने PH लिख दिया। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, फिर PH माइग्रेट करता है, फिर एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है। तो ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन या मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाने के लिए जब हम किसी एक को रीअरेंजमेंट में नहीं लेके जाते हैं, माइग्रेट करवाते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा टेंडेंसी है एच की माइग्रेट करने की। अब ये फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल को स्टेबल बनाने के लिए देखो इस वाले फ्री रेडिकल के साथ क्या क्या है माइग्रेट करने के लिए, ये वाले के साथ ये माइग्रेट करके उधर जाएगा ना, ये फ्री रेडिकल है, यहाँ से इसको तोड़ के हटाना है। 2 तो है R ग्रुप और 1 है पीएच ग्रुप। अब किसका माइग्रेटिंग, एच तो इसमें है ही नहीं, किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है? पीएच का। तो यहाँ से पीएच का होता है होमोलिटिक फिशन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन टूट के ये इसके साथ लग जाता है। तो मजे की बात ये है कि प्रोडक्ट आपका 1 शॉट में बन जाएगा फटाफट, क्योंकि अपने फिनॉल को माइग्रेट किया और OH बन गया। अब बाकी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ से बचा था तो इसके साथ लग गया। 2 है ना इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो एक तो अपना ले गया इसके साथ बनाने के लिए, बाकी दोनों यहाँ पे कपल हो गए और दूसरा प्रोडक्ट बन गया तुम्हारा एसीटोन। दिस इज अ प्रोडक्ट एसीटोन। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, अब मेरा ma'am. मेरा कहने का लास्ट तक आपको बनने रहना है, तभी तो पता लगेगा रीजनिंग कैसी आती है। मेरा मेन कहने का मतलब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल के इतने ही है कि जब आपको आया डाउट प्रोसेस, तब भी आपको इंटरमीडिएट और मैकेनिज्म पता होना चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोडक्ट देने हैं, और उसके बाद इसमें भी पता होना चाहिए कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इसका ज्यादा था तो ये रिएक्शन हो गया। तो ये 4 तरीके से आपका आता है फिनॉल का प्रिपरेशन। अब इसके साथ हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल के भी पूरे खत्म कर लिए हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल के भी पूरे खत्म कर लिए हैं। ईथर को इकट्ठा ही पढ़ेंगे क्योंकि उसके 2 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और वो अल्कोहल्स में हो चुके होते हैं, बस टेम्परेचर का लेन देना। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्योंकि इससे तुम्हारा ये चेक हो जाएगा कि तुम्हें आता है या समझ में नहीं आया है, कैसे हुआ है। ये मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें क्वेश्चन कराया था, प्रेपरेशन से ही है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं साथ ही दे रही हूँ। प्रेपरेशन ऑफ क्या कहते हैं उसे, अल्कोहल कराया था तुम्हें फ्रॉम द एल्कीन, है ना। 2 मेथड कराए थे, एक कराया एल्कीन्स, पहला मेथड कराया था हाइड्रेशन से, दूसरा मेथड कराया था तुम्हारा क्या कहते हैं जी उसे, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया होगा, और ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन हाइड्रोकार्बन में पड़ा हुआ, तो 3 होते हैं बेसिकली इसके। तो इसके हिसाब से इसका क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। अब मैं क्वेश्चन के बारे में कुछ बताऊंगी नहीं, अपनी नॉलेज से चेक करो। मैं यहाँ पे 4 आंसर 4 लिख रही हूँ, ऑप्शन ए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में भी है। ये हो गया 2, मतलब तुम्हारा बी, ये हो गया तुम्हारा बच्चा सी, ये हो गया तुम्हारा, क्या करेंगे हम, डी। 1 मिनट ले लो और मुझे ये बताओ कि किस केस में इसका ऑर्डर ज्यादा होगा, मतलब ऑर्डर। बेटा एवरीबडी हैज टू बी ऑन म्यूट, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव इन अ क्लास कि आप आराम से अनम्यूट और कुछ भी बोली जा रहे हो। म्यूट पे रहो, ऐसे तो बाकी बाकी बच्चे भी फिर डिस्टर्ब होंगे। चलिए, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड हाइड्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल नहीं है, एल्कीन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स
टुवर्ड हाइड्रेशन। तो सबसे अल्कोहल बनाना किससे जल्दी बनेगा? तुम्हें 1 मिनट देती हूँ, जल्दी जल्दी से करो, फटाफट। पूछा जाएगा क्लास में, 1 मिनट में फटाफट करके बताओ। हाँ जी, डन। एवरीबॉडी डन बेटा? किस वाली एल्कीन की? देखो प्रेपरेशन ऐसे तो नहीं पेपर में आएगी ना कि एल्कीन से अल्कोहल बनाओ, ऐसे तो क्वेश्चन पेपर्स में नहीं आएगा। कौशिक का आंसर आया है मेरे पास अभी तक, बस एक, कौशिक गुलेरिया। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं बेटा? ऑर्गेनिक में बहुत ज्ञान लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाती है। अब जो कौशिक ने आंसर लिखा है मैं बोर्ड पे, बेटा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मुझे कैसे पता लगेगा? ए बी डी सी डी लिखा है तुमने, और ए बी सी डी में ए मैक्सिमम है या डी मैक्सिमम है? अच्छा, कौन कोई बच्चा है ऐसा जो क्लास में क्वेश्चन को लेना चाहेगा कि हाँ मैम हमें आता है? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्या करते थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम द एल्कीन में? आप कार्बोकेटाइन बना के मार्कोनिकॉफ रूल लगाते थे। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल तो एक शॉर्टकट है, बेसिकली आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते थे, जहां पे बेटा जी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है वहां पे तुम आंसर लगा देते थे, OH लगा देते थे, है ना, वो वाले के हिसाब से। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये बन रहा है तुम्हारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यही तुम यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे इधर से शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। मैं उसी डायरेक्शन में कर रही हूँ जिस डायरेक्शन में मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इतना तो सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा ऑर्डर तो होगा डी का और सबसे कम ऑर्डर होगा E का। अब बीच वाले दो कौन डिसाइड करेगा? बी एंड सी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी है और ये क्वेश्चन बहुत एक दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिन्होंने मेरे पास जीओसी पढ़ा है, मैंने वहां पे भी ये चीज करवाई है। आपकी क्लास ने तो जीओसी किया हुआ है मेरे साथ कंप्लीटली, तब भी मैंने ये बात बताई थी। अब देखो 1 डिग्री 3 डिग्री से दो तो छट जाते हैं और बाकी दोनों 2 डिग्री हैं और उसमें कुछ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि वो 3 डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो हाउ टू सॉर्ट आउट फॉर दैट? तो यहाँ के लिए एक तुम्हें संजीवनी बूटी दे देते हैं, वो नीचे लिख देती हूँ। वो क्या है? चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन, more is the stability of the alkene, lesser will be its rate for lesser will be its rate for hydration। बहुत सीधी सी बात है, जो चीज स्टेबल है वो क्यों रिएक्ट करेगी, और जो चीज स्टेबल नहीं है वो कुछ सोचेगी रिएक्ट कर लूं शायद मैं स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, अब मैडम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? उसके लिए लगाओ जीओसी। कौन बच्चा बताएगा कि एल्कीन की स्टेबिलिटी किस फैक्टर से चेक होती है भाई? एनीबॉडी इन द क्लास? एल्कीन की स्टेबिलिटी किस फैक्टर से चेक होती है? वेरी बैड, ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे तुम्हारी क्लास में, नीट ने आंसर दे दिया था। एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है हाइपर कंजुगेशन से चेक। जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, जिसको नहीं आता वो ये याद रखो, अल्फा सी एच बॉन्ड, अल्फा सी एच जितने होते हैं, मतलब जितने हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के साथ अटैच होते हैं, उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है और उतना ज्यादा वो स्टेबल है। अब अगर ये कार्बोकेटाइन बना 2 डिग्री, अब इसके बगल वाला कौन है? ये अल्फा। अब इसमें कितने हैं? 2। तो ये अल्फा सी एच के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो इसमें 2 अल्फा सी एच है, 2 अल्फा सी एच, तो 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इसमें देखो
अगर ये इधर शिफ्ट होता है तो आपके पास कार्बोकेटाइन चाहे ये बने चाहे ये बने, ये कार्बोकेटाइन बनता है तब 3 है, इधर वाला कार्बोकेटाइन बने तब भी 3 है, तो इसमें टोटल 6 हो जाएंगी। अगर तुम्हें नहीं भी समझ आता कि मुझे किधर शिफ्ट करना है कि नहीं, तो 3 तो है ही है ना इसमें, अदरवाइज इसमें इधर भी शिफ्ट हो सकता है इधर भी, तो दोनों साइड से पॉसिबिलिटी है, तो 6 अल्फा CH है इसमें, ठीक है। और 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, तो भैया ये तो घर में ही स्टेबल हो रहा है, तो ये तो स्टेबल है, तो स्टेबल है तो कम रिएक्टिव होगा ना, तो इसका मतलब है C बाद में आएगा, पहले कौन आ जाएगा, B आ जाएगा। तो इसे इसका एक अल्टरनेट क्वेश्चन जीओसी में और भी आता है। देखो समझने वाले तो पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, जो नहीं समझ रहे हैं उनको पूछ लेना है अगर कहाँ पे अटकते हो, तो ऐसा ना हो क्वेश्चन खराब हो जाए तुम्हारा पेपर में। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ भी कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। फिर से सुनो मेरी बात, सबसे पहले याद करो कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जब होता है तो मैकेनिज्म कौन सा होता है, तो मैकेनिज्म होता है MR लगाते हो, पर उसका बेस होता है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जहां स्टेबल मिलेगा वहां हाइड्रेशन जल्दी होगा, एल्कीन से अल्कोहल जल्दी बनेगा। H और OH तो जाना है, पर एग्जामिनर जब जेई में क्वेश्चन देगा ऐसा थोड़ा पूछ लेगा कि लगा के बता दो H और OH, ऐसा नहीं होता है भाई। तो इसमें 3 डिग्री वाला सबसे जल्दी देगा और 1 डिग्री वाला मिनिमम देगा। जहां पे 2 डिग्री पे तुम स्टक कर गए वहां पे स्टेबिलिटी एल्कीन की चेक करो, जितनी ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी उतना कम उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा, ठीक है। अब इसका एक अल्टरनेट क्वेश्चन क्या आ सकता है, पहला तो ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालो, दूसरा इसका क्वेश्चन था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकालो, वो भी तुम्हें समझ में आ गया। तीसरा मतलब जितने अल्फा CH है वो उतना ज्यादा स्टेबल। तीसरा इसका क्वेश्चन आ सकता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले वैसे ये जीओसी का क्वेश्चन है, मैं करा चुकी हूँ, चलो एनी हाउ कहीं नहीं किया है हमारे साथ। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है कितनी हीट रिलीज होती है जब हम हाइड्रेशन करते हैं। दिस इज द, अरे हाँ ना तो बोलते जाओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, ma'am. हाँ जी, Yes. amount of heat released when 1 mole of H2O is added, या जो भी जिससे भी रिएक्शन कर रहे हो, है ना, 1 मोल H2O एक में ऐड हुआ तो वो कितनी हीट रिलीज हुई। अब मुझे बताओ हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टेबिलिटी से कैसे रिलेट करेगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन, अगर एल्कीन स्टेबल है तो क्या वो अपने में कुछ ऐड होने देगी? No, ma'am. नहीं। तो इसका मतलब है हीट ऑफ हाइड्रेशन उतनी कम होगी जितनी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी। अब यहाँ पे भी बच्चे गड़बड़ कराते हैं पेपर में, ये सारा नेगेटिव में ही लेके चलना है, इतना मैथ मत लगाने लग जाना पेपर में कि नेगेटिव है तो उतना कम होगा। आपको ऐसा नहीं सोचना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी क्वेश्चन में कि -43 वाला कम है और -40 वाला ज्यादा है। जिसमें माइनस वेक्टर ज्यादा है उसका मतलब ज्यादा हीट रिलीज हो रही है, ज्यादा हीट रिलीज हो रही है तो बेनिफिशियल है हमारे लिए, बढ़िया है। अरे कैसे समझाऊं तुम्हें, लो चलो क्वेश्चन लो तुम, क्योंकि तुम गड़बड़ कर सकते हो। ये है क्वेश्चन, अभी तो चल रहा है टॉपिक तो समझ में आ जाएगा, अगर पेपर में गड़बड़ कर रहा है तो कौन समझाएगा। और ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले ना वो पूछ लेता है। ये मैंने 4 दिए हैं, मुझे बताना हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसकी होगी। ABCD मार लो चारों को, तब समझ आएगा तुम्हें आया कि नहीं। ABCD बताओ मुझे, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसकी होगी, बोलो बेटे। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी है? D. ऐसे मत करो भाई तुम, फिर तो पढ़ाने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, आंसर नहीं दोगे तो। ये तो खुद ही डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके साथ कोई अल्फा है ही नहीं है, तो नो अल्फा। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके साथ अल्फा नहीं है, ये भी डबल बॉन्ड वाला था पर इसके साथ 3 अल्फा है, 3 अल्फा। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इसके साथ 3, इसके साथ 3, इसके साथ 3, तो कितने हो गए? 9 अल्फा। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इसके साथ वाले कार्बन है अल्फा, तो इसके साथ कितने हो गए? 12 अल्फा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये, हाँ या ना? Yes, ma'am. सबसे कम स्टेबल हुआ ये। तो जो जितना कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसकी? A, B, C और D की। D तो कुछ ऐड होने नहीं देगा, मतलब अगर A में हीट निकलेगी तो वो -4 कितनी है, मैंने तो वैसे ही डाटा मार दिया है, -4 निकलेगी, -400 निकलेगी, -350 निकलेगी, -300 निकलेगी, कुछ भी हो सकता था वैल्यू। तो पेपर में तुम इसको ही ज्यादा लिख के आओगे, ये नहीं कहोगे कि -450 कम है और 300 ज्यादा है माइनस में। मेरी बात समझ गए मैंने क्या कहा? तो थम्स अप दो मुझे जिसको समझ आया नहीं आया। अरे किसी को नहीं आया क्या? हाँ देखो, हीट ऑफ हाइड्रेशन उसकी ज्यादा जिसकी स्टेबिलिटी कम,
स्टेबिलिटी उसकी कम जिसमें अल्फा CH नहीं है। तो -450 को ज्यादा गिनना है पेपर में। ये मत कहने लग जाना कि हम मैथ वाले बच्चे हैं, हम -450 को कम गिनेंगे और 300 को ज्यादा गिनेंगे। ठीक है, वो काम नहीं करना, पूरी ऑर्गेनिक में कहीं नहीं करना है, ऐसा गड़बड़ करते हैं बच्चे। चलो एनी हाउ, ये समझाना था मुझे। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार लो स्टार। कितने स्टार मारोगे? लो 5 स्टार दे दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको ना पेपर में ना आइसोब्यूटीन लिखा हुआ आया था, पकड़ लोगे ना? अरे पकड़ लोगे ना अगर नाम से आ गया। Yes, ma'am. इसको आइसोब्यूटीन लिखा था, इसको 1 ब्यूटीन लिखा हुआ था पेपर में, इसको 2 ब्यूटीन लिखा था और पहले वाली को इथीन लिखा था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है बेटा, नाम से आ जाता है, तो वो भी ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और फिर आगे चलते हैं, क्योंकि जो मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी करवाए हैं, अगर उसी का क्वेश्चन साथ साथ कर लेंगे तो पता लगेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। नहीं तो फिर वहां पे वो कभी नहीं बोलेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख के दिखाओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। लो भैया, क्वेश्चन लिख दिया है तुम्हारे सामने। अब सोच समझ के आंसर देना, इसमें गड़बड़ मत करना। अच्छा मैं लिख देती हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना। ठीक है, ए, इतना आसान नहीं पूछता है एग्जामिनर, ट्विस्ट देता है। बी, तीसरा ले लो तुम, सी, और ये होगा बच्चा डी। चलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रेशन बताओ। ले लो 1 मिनट जो लेना तुम्हें, जल्दी सोच लो। सोच लिया? चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो अपना आंसर, बैठे मत रहो, जल्द से टाइप करो। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए मुझे, बैठे नहीं रहना किसी बच्चे ने। एक भी आंसर नहीं आया अभी तक, इसका मतलब है आता नहीं है तुम लोगों को। क्या पढ़ा, क्या सीखा है फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, बताओ। चलो जी, नो आंसर, तो इसका मतलब है कि नहीं समझ में आ रहा है अभी। इसमें आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि किस भी साइड पे शिफ्ट कर सकते हो आप बॉन्ड को। तो ये अगर ये इस साइड पे शिफ्ट होता है तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बनेगा और ये बनता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और सब बच्चों को पता है कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए हर किसी में बनाएंगे तो हम बेंजाइल कार्बोकेटाइन ही ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इतना आइडिया है कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल है। अब क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। इतना समझ में आ गया तो फिर काम ही खत्म है। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन किस फैक्टर पे डिपेंड करती है भाई? एक आंसर आया है, चलो देखते हैं वो सही ठीक है शायद।
स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज आना। अब पॉजिटिव चार्ज पे जो तो आएगा ग्रुप इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला, वो तो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, जो उसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, वो उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन प्लस एम के प्लस एच सी के और प्लस आई के तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और माइनस एम के माइनस एच सी के और माइनस ऑफ आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ग्रुप्स के इफेक्ट लिख लो। यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो प्लस एम होगा, मतलब रेजोनेंस में देगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे माइनस एम और माइनस आई होता है, यहाँ पे माइनस आई होता है या कुछ भी नहीं है, तो माइनस वालों को तो कभी भी सवाल नहीं पैदा होता। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? डी का, उसके बाद होगा ए का क्योंकि उसमें कोई ऑपोजिंग फैक्टर नहीं है, उसके बाद होगा बी का और सबसे घटिया होगा सी। तो सी बी ए डी। तो मैं देख लेती हूँ एक बच्चे ने जो आंसर दिया सी बी ए डी, वेरी गुड काव्या, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा पेपर में, सीधा सीधा कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं आता है। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ये प्रीवियस ईयर भी थे, कुछ कुछ मतलब मिक्स होके आए हुए और इम्पोर्टेंट भी थे। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आपका क्वेश्चन हो गया है। अब उसके बाद आती हैं जी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ नहीं आता होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में 3-4 स्टार पॉइंट लगा देती हूँ, उसमें क्वेश्चन बनते हैं जो आपको आते ही होंगे। पहला है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसके होते हैं? अल्कोहल्स के। उसके बाद किसके होते हैं? ईथर्स के। उसके बाद किसके होते हैं? हाइड्रोकार्बन के। तो वो कुछ जनरली ये पूछता है कि क्यों ज्यादा होते हैं इसके हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि ये पोलर है भाई और ये क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं, और सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस पे। ठीक है ना, वंडर वॉल फोर्सेस पे डिपेंड करता है सरफेस एरिया। तो इस तरीके से इसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बाकी ये भी पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट जितनी जितनी ब्रांचिंग होगी उससे कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया उससे कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद है इसकी सॉल्युबिलिटी, है ना। सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी? सॉल्युबल इन वाटर होंगे। कारण 2 है और बहुत इजी रीजन है। सॉल्युबल इन वाटर एंड द अदर पोलर सॉल्वेंट्स एंड द अदर पोलर सॉल्वेंट्स। और उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे बॉन्डिंग। हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लो, चलो पहला। दूसरा बेसिक रीजन कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला। ठीक है, मतलब ये खुद भी क्या है? पोलर, तो पोलर पोलर में ही घुलेगा ना। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन इसके। बाकी जैसे जैसे एज द साइज ऑफ द आर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। उसका भी रीजन बहुत स्मार्ट आंसर है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। उसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फिर कैपेसिटी कम हो जाएगी ना, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, इसलिए नहीं आता है। तो ये कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और कुछ भी नहीं है इसमें। चलो इसकी केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल हद से ज्यादा आसान है। फिजिकल में तो 2-3 नेमिंग में, सॉरी फिनोल्स में तो 2-3 नेमिंग में करवाई चुकी हूँ पहले। देखो भैया, अल्कोहल की ना बहुत वर्सेटाइल नेचर है, मुझे ये कहना चाहिए। अब अल्कोहल में तुम लोगों को ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा, तो अगर मान लो मेरे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आ गई, स्पेशल कार्बन ही है, तो ये एक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहली कैटेगरी का रिएक्शन तो ये हो गया कि दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब उसमें आपको ये भी पता है कि अल्कोहल्स में वाटर गुड लिविंग ग्रुप भी बन सकता है। तो अगर तुम एसिडिक कंडीशन रिएक्शन में लेके आओगे तो ये पेपर में चीजें चेक करनी है, कोई तुम्हें बताएगा नहीं कि अल्कोहल क्या होता है क्या नहीं, तुम्हें खुद कंडीशंस चेक करनी है, क्योंकि ये कुछ भी एक्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास रिएक्शन में कहीं भी एसिडिक कंडीशंस लिखी हुई ना, तो तुम क्या करोगे बेटा? तुम इसका अटैक कराओगे। यहाँ पे है तो ये ऊपर वाली बात ही है, और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया खुद। अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? कार्बोकेटायन बन गया। अब यहाँ पे सारे रीअरेंजमेंट करने हैं तुम्हें कार्बोकेटायन के, समझ रहे हो बात को? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन भी करेंगे, और इस जगह पे तुम क्या कहना चाहिए, SN1 भी करोगे,
इस जगह में तुम रेसिमाइजेशन भी करोगे, मतलब सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री सब कुछ लगा के आओगे फिर पेपर में यहाँ पे। तो कार्बोकेटाइन बन गया, अब आगे जाके भाई कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कुछ और न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो आपकी बार ये क्या एक्ट किए, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये तुम इसके साथ लगा दो, बीआर वगैरह ऐसे लग जाते हैं। अब तीसरा और सबसे इजी रिएक्शन जो मैं सबसे पहले करवा दूंगी, आज ही हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर का रिएक्शन। मतलब भैया CO का बॉन्ड भी टूट रहा है और OH का बॉन्ड भी टूटेगा। देखो कैसे टूटेगा OH का बॉन्ड। अच्छा इसका भी मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, उस पे लग जाएगा तुम्हारा कार्बन, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब ये H जो है ये बलि चढ़ा देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स की, तो ROC टाइप यानी कि ईथर बन जाता है ऐसा। तो इससे ईथर बनते हैं, इससे कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और एसिडिक कैरेक्टर में क्या होगा वो भी तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ROH में इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा तो ये प्लस हो जाएगा, पर यहाँ पे आएगी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो अगर मेटल को इससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये भी बन जाएगा। अब इसमें O और H का बॉन्ड टूटेगा। तो ये 3 तरह से एल्कोहल काम करता है। एल्कोहल वीकली एसिडिक भी है, एल्कोहल बेस भी है, अच्छा बेस नहीं है। अब वो एसिड बेस में फिर कंपटीशन होता है, वीकली एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस अच्छा बेस बन जाएगा, मतलब एल्कोक्साइड इज अ गुड बेस, ठीक है। और यहाँ पे ये ईथर भी बना देता है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल भी जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल भी जाएगा और एसिड भी जाएगा। मैम तो थर्ड वाले में M मेटल है। मेटल प्लस, ठीक है बेटे, यस मैम। ये पूछ रहे हो ना। चलो आप ना बात करने से पहले ही सारे बार बार म्यूट करते रहते हो, तो फिर बात ही नहीं समझ आती, आधी बात समझ में आती है। तो पहले इजी वाला कर लेते हैं बेटा, एसिडिटी या रिएक्शंस ऑफ, ये एसिडिटी नहीं लिखना चाहिए मुझे, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, इसका थोड़ा थ्योरी भी बताना है। एसिडिक, ये मैंने बता दिया था कि अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर कैसा है वगैरह वगैरह, तुम खाइए रोटी बताया था। वाटर के साथ कंपैरिजन पूछा था। अच्छा, तो वाटर के साथ कंपैरिजन फिर तुम्हें आता ही है कि पानी से ये कम एसिडिक होते हैं, और ये भी पता है तुम्हें मिथेनॉल की एक्सेप्शंस आती है इसमें, और फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये बातें दोबारा बताऊं या आती हैं? आती है। रिएक्शन करो सीधा, एसिडिक कैरेक्टर रिएक्शंस। चलो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स में बेटा C और O का नहीं, मतलब O और H का बॉन्ड तोड़ना था। जैसे मान लो तुम्हें रिएक्शन आ गया ऐसे, अब ये बहुत आसान रिएक्शन है, तुम्हें आ गया मेटल, तो क्या बनाओगे, तुम्हें आ गया ऐसे वाला मेटल, ये सब NCERT में सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, तुम्हें ये आ गया फिनॉल में मेटल, तो क्या करोगे और क्यों करोगे। हाँ जी बताओ, ये तो आसान था, इसमें OH है। अब देखो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हट जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2ONA सोडियम सॉल्ट, प्लस आ जाएगा तुम्हारे पास हाफ ऑफ हाइड्रोजन, ट्वाइस कर दोगे तो पूरा हाइड्रोजन आ जाएगा। एल्यूमिनियम को 2 ले लो, इसको 3 ले लो, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास CH3 CH3 CH3O थ्राइस और एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी ONA आ गया प्लस हाफ ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये रिएक्शन होते हैं इसके एसिडिक कैरेक्टर। बाकी थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर को डिस्कशन में ले आते हैं। जो इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है ना, देखो बेटे, अगर अल्कोहल एसिड है तो ये वाला बॉन्ड जाएगा, है ना, H नेगेटिव जाएगा तो प्लस जाएगा, तो अगर H प्लस जाएगा तो यहाँ पे तो कोई बेस होना चाहिए, तो बेस और हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएंगे और RO नेगेटिव बन जाएगा।
तो अगर ये पहले एसिड था तो ये इसका बन जाएगा क्या, कॉन्जुगेट बेस। और अगर ये पहले बेस था ये इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। बाकी तुम्हें पता है ना ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट एसिड बेस का। अब ये वीक एसिड होता है तो इसका जो कंजुगेट बेस है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। मतलब एल्कोक्साइड जो होगा वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या कहते हो, सही है? तो वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस जाएगा। तो ये कंजुगेट का कॉन्सेप्ट याद रखना। बाकी जी फिनॉल का एसिडिक करेक्टर क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। और मैं यहाँ पे कुछ तुमसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, दो तीन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के डाटा से आता है। पहला सवाल है, ये मैंने तीन नाइट्रोफिनॉल लिख दिया, ऑर्थो पैरा मेटा। आपको इनकी पीकेए वैल्यू का ऑर्डर लगाना है। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, उससे लेना है ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन है ये, इनका भी पीके का ऑर्डर लगाना है। चलो 1-2 मिनट दे दिया आपको, थिंक अबाउट इट क्विकली।
2 or 3 answers are there only. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में मैं डाटा लिख देती हूँ। ये एनसीईआरटी डाटा है, ताकि आपको डाटा याद नहीं करना है, बस ऑर्डर याद करना है। 7.2, 8.3 एंड 7.1। अब हो सकता है आपका एग्जामिनर 1 और ऐसा लिखे आंसर, 2 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 3, ऐसा भी आंसर दे सकता है। हो सकता है कि वो ऑप्शन ऐसी सेट करे कि 2, 1 एंड 3, तो वो उस पर डिपेंडेंट है। मतलब कहने की बात ये है कि सबसे ज्यादा तो फॉर द श्योरली 2 का है, मेटा का, ठीक है, दैट इज 8.3। और इतना शायद तुम्हें आइडिया है कि पीकेए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। जितना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उतना कम पीकेए होगा। अब सबसे कम किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है? थर्ड वाले की यानी कि पैरा वाले की, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम बता रहा है, या अप्रोक्सीमेटली सेम बता रहा है इन दोनों की। इसका तो रीजन आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दे सकते हो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे, तो ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे इंट्रैक्शंस होगी और ये अवेलेबल नहीं रहेगा, और इसका भी ऑलमोस्ट इतना ही है। मेटा वाले का सबसे ज्यादा पीके वैल्यू है, मतलब ये वीक एसिड है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाई इट इज अ वीक एसिड? क्यों है ये वीक एसिड मेटा वाला? अरे आप लोगों ने आंसर दिया है, व्हाई इट इज सो। सबसे ज्यादा वैल्यू 2 की आ रही है, व्हाई दिस इज अ वीकेस्ट एसिड मेटा 1। एसिडिक करेक्टर पे कौन से ग्रुप आने चाहिए? -I और -M ग्रुप आने चाहिए ना। जितना -I और -M ज्यादा होगा उसको तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आना चाहिए। बट व्हाई इट इज अ वीक एसिड भाई? अच्छा सोचा तो होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इतना समझ में आ गया कि ऑर्थो सबसे कम स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने आंसर कैसे दिए हैं? नो रिप्लाई। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मेटा वाला क्यों है? क्योंकि NO2 ग्रुप का जो तुम माइनस इफेक्ट लिख रहे हो वो -M मेटा पे ऑपरेट ही नहीं होता। इकलौता इफेक्ट इसका NO2 है, वो भी ऑपरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट का, दूर जाने पे खत्म हो जाता है, थर्ड कार्बन के बाद वेनिश हो जाता है। ये 2 रीजन है, इसलिए इसका एसिडिक करेक्टर सबसे कम है, मतलब इसको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, बाकियों में फिर भी NO2 ऑपरेट कर रहा है। दिस इज द रीजन। ओके, इनका भी पीके डाटा में लिख देती हूँ। दिस इज फिनॉल इज अ 10, 10.2, 1, 10.2, तो अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर है। मतलब फिर भी इनमें से बोला जाए तो अगर पीके का ऑर्डर लगाया जाए तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है, तो ये वीकेस्ट एसिड है, ये +I है, ठीक है। एंड +I इफेक्ट क्या करता है? +I इफेक्ट तो एसिडिक करेक्टर को घटाता है, ठीक है। बाकियों का अप्रोक्सीमेटली सेम आप लगा सकते हो, इसका और इसका सेम ही है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में नहीं आएगा। मैं देख लेती हूँ, एक बच्चे ने आंसर दिया है 1, 3, 2 एंड 4। बस इसका कंपैरिजन ऊपर वाले से आ सकता था, ये तो मैंने डाटा से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया। इसमें बस आप इतना ध्यान में रखना कि जितना ज्यादा +I इफेक्ट वाला ग्रुप पास है उतना वीक एसिड है, तो ये सबसे वीक एसिड होगा, ठीक है। इसका इसलिए कि इंडक्टिव इफेक्ट इतनी दूर से वैनिश हो जाता है, तो इसके पास कोई भी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, पर दोनों अप्रोक्सीमेट सेम आंसर देते हैं। मेटा पे इंडक्टिव ऑपरेट करता है, उससे थोड़ा कम होगा, और इस पे कुछ नहीं है, तो इसका कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेटरी आंसर नहीं आता है, तो दिस वन इज इनफ। ये वाला कर लेना, ये वाले का तो इतना नहीं एग्जामिनर देता कि 10.1, 10.2 में ऑर्डर मारो। चलो एनी हाउ, तो अप टू दिस वी हैव डन एसिडिक करेक्टर तक। बाकी इसकी 2 कैटेगरी के रिएक्शन पेंडिंग है अलोंग विद द ईथर, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टिल देन आप इतना रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ एल्कोहल्स,
phenols and ethers. Okay जी, bye bye. Thank Thank you, you. ma'am. Bye. Thank you.